मेजर गौरव आर्या कि एक ये भी मौका नजर आ रहा है कि ईरान से वो पावर छीन ली जाए। ये खाड़ी के देशों में वो कहते हैं ना कि खुद ही चौधरी बन गए, तो क्या ईरान वो था जिसको अब कमजोर समझा जा रहा है या करने की कोशिश है, इसलिए सारे खाड़ी देश खासतौर पर सऊदी की जिस तरीके की स्टेटमेंट है? देखिए गौरव, सीधी बात यह है कि आपको ईरान से कौन सा पावर छीनना है यह भी देखना पड़ेगा। खाड़ी देश यह चाहते हैं कि ईरान, खाड़ी देशों को कोई लेना देना नहीं है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर वेपन हो कि नहीं हो, छोड़ के सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब को इससे कंसर्न है। अगर आप कतर से पूछिए, कतर यह कहता है कि भाई हमारा गैस का उत्पादन जो है वो बिकता रहे, एक्सपोर्ट होता रहे। वही बहरेन है, वही आप और देशों को देख लीजिए, तो ओमान भी वही कहता है। इशू इसमें क्या है कि कौन सा पावर आप छीनना चाहते हैं ईरान से? अमेरिका चाहता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल वाला पावर। ये जितने भी खाड़ी के देश हैं वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये बंद करने की जो क्षमता ईरान की, कि जब मूड करा तब उसने बंद कर दिया, ये क्षमता छीन लो, राइट? इजराइल कहता है कि मुझे तख्ता पलट चाहिए, क्योंकि जब तक तख्त पे वही लोग बैठे रहेंगे जो पिछले 50 साल से बैठे हैं, कुछ भला नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग चीज, अलग अलग देश, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू और अलग अलग पावर ईरान से छीनने का यह प्लान है। चलिए, ये प्लान है और इस बीच तेल की बात करना भी बहुत जरूरी है। हर जगह पर तेल का इस समय आप कहिए कि जिक्र बहुत हो रहा है, और मैं एक रिफाइनरी का जिक्र करूंगा। रिफाइनरी जो सबसे बड़ी कही जाती है, मेरे पास कमांड सेंटर में हम आपको दिखाएंगे। रास लफान का मैं जिक्र कर रहा हूं। मेजर गौरव आर्या, थोड़ा सा आपको समझाना भी होगा दर्शकों के लिए आसान तरीके में से। सबसे बड़ी रिफाइनरी है, लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन यहां से तेल निकाला जा रहा है। मैं इसलिए इसका जिक्र अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए, कतर जो मैं जिक्र कर रहा था कि सऊदी, बाकी जो देश हैं, यूएई हैं, एक तरह से एकजुट नजर आते हैं ईरान के खिलाफ, तो उनकी वजह यह भी है जो तेल की रिफाइनरीज हैं वहां पर, ये कतर वाली नहीं, तेल की रिफाइनरीज हैं वो। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर कभी भी तेल की रिफाइनरीज को गौरव टारगेट नहीं किया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का युद्ध हुआ हो। अब आपने रास लफान की बात करी। रास लफान ये है कि रास लफान, ये जो पूरी रिफाइनरी है या गैस फील्ड आप कह लीजिए इसको, यहां से कतर का पेट भरता है। कतर जो पैसे खर्च करता है मोटे, वो रास लफान से आते हैं काफी हद तक, राइट? और इसके ऊपर हमला क्यों हुआ? क्योंकि साउथ पार्स पे हमला हुआ, ये आपको पता है। ठीक है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पे हमला कर दिया। ठीक है। लिहाजा ईरान ने बोला कि नहीं, मैं रास लफान पे हमला करूंगा। रास लफान से हमला करके क्या हुआ? $100 अरब का लॉस हो गया। $100 अरब का लॉस हो गया। हर साल 20 अरब का लॉस है, तो कह रहे हैं अगले 5 साल तक मामला बंद है। 17% कतर का गैस प्रोडक्शन की कैपेसिटी ठप हो गई। 17%। अब आप ये समझ लीजिए कितनी बड़ी चोट है। आपने कतर का जिक्र किया, मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था। मेरे जो दर्शक हैं उनको भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ईरान का अटैक, इस ही जो रिफाइनरी का जिक्र हो रहा है, मैं आपको अपने आईपैड के ऊपर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जिक्र किया था साउथ पार्क का, उसका भी मैं एक वीडियो दिखाता हूं ताकि दर्शकों को उसको भी समझने में आसानी हो। और वो भी वीडियो आ गया है स्क्रीन के ऊपर, जिसमें हम देख पाएंगे कि ईरान की जो बात हो रही है कि ईरान की इस रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया गया। तो थोड़ा सा ये भी समझाइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है ईरान के लिए जब हम साउथ पार्स का जिक्र करते हैं। जी, ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा साउथ पार्स और रास लफान है, ये लगभग आप मानिए कि जुड़ा हुआ है। दिस इज कनेक्टेड, ठीक है? अब कतर के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। कतर सांस रोक के बैठ सकता है 1-2 साल। ईरान नहीं बैठ सकता। ईरान ने इसीलिए छटपटा के वापस हमला करा। ये ईरान के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसकी इतनी क्रिटिकलिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ईरान का पैसा यहां से आता है, वरना आपने देखा है कि ईरान में सिलाई मशीन बनी है, ईरान में कोई सॉफ्टवेयर बनी है, कोई कंप्यूटर नहीं। आपने नहीं सुना होगा। ईरान तो लोग जाते हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस ऐसा नहीं है कि लोग फैमिली के साथ बोले कि चलो ईरान घूमने चलते हैं। नहीं, ईरान का सारा पैसा जो है साहब, वो आता है तेल से या हथियार बेच के। इसके अलावा ईरान के पास कोई भी चारा नहीं है। तो जब आप साउथ पार्स पे अटैक करते हैं तो ईरान की मजबूरी है कि रास लफान पे वो हमला करे। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। वही एक टारगेट है जिससे कि मामला ईरान का सेट हो गया। तो चलिए हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये सवाल ये भी है जो आपने जिक्र किया था कि ईरान की एक ही दुकान है, अगर उसी के ऊपर बम फोड़ दिया तो फिर वो भी बंद हो जाएगी। तो फिर करेगा क्या? चलिए अब बात करेंगे, ईरान को कमजोर कर खाड़ी देश चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की लीडरशिप अपने हाथ में ले ली जाए। ये शिया सुन्नी का भी पावर गेम नजर आता है। क्या ये भी जो पाकिस्तान के पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, क्या शिया सुन्नी का भी पावर गेम इस पूरी लड़ाई में आपको लग रहा है कि उसके ऊपर भी फोकस है? जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने जिक्र किया, वर्चस्व की लड़ाई, तो क्या ये मुस्लिम देशों में वर्चस्व की लड़ाई आपको नजर आती है?
गौरव, सीधी बात समझिए, यह गेम आज से शुरू नहीं है। 1400 सालों से शिया सुन्नी का मसला है। और क्या यह शिया सुन्नी का मसला है? बिल्कुल 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 शिया सुन्नी का मसला है। लेकिन इससे बड़ा मसला क्या है? अगर आप इतिहास में जाएंगे, अतीत में जाएंगे, आपको पता लगेगा कि तुर्की भी इस गेम का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुर्की का ऑटोमन एम्पायर पहले यह कहता था कि खलीफा तुर्की का होगा। तो पूरे मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, ओआईसी के मेंबर्स हैं, उसमें से बहुत गरीब देश भी हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में भी मुस्लिम देश हैं। उनका बेताज बादशाह कौन है? उनका लीडर कौन है? कौन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आवाज उठाए और सारे के सारे 57 मुस्लिम देश बोले कि हां, हम आपके पीछे चलेंगे? आज की तारीख में वो सऊदी अरब है। आज की तारीख में वो सऊदी अरब है। लेकिन सऊदी अरब की कुर्सी लेना चाहता है ईरान, क्योंकि ईरान यह कहता है कि जब फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ, जब फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए गए, तो कौन सा वो देश था? यह आर्गुमेंट देता है ईरान। मैं आपको बता दूं, यह आर्गुमेंट देता है ईरान कि जब फिलिस्तीनियों को मारा गया तो कौन सा वो मुस्लिम देश था जो खड़ा हो गया सबके सामने कि हम फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए खड़े हैं। इसीलिए आप देखें कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत खमेनेई ट्वीट करता था कश्मीर को लेकर। अब आपको समझ में आई? आप पुराने ट्वीट देखिए खमेनेई के कि कश्मीर में ये हो रहा है तो भारत में ये हो रहा है और मुसलमानों के खिलाफ। ये सारा का सारा वही पुराना चूरन का पैकेज है जो बेचा गया है। गौरव, मेरा एक और छोटा सा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है जी। सऊदी की तरफ से कहा गया कि आप बम फोड़िए या फिर आप अटैक को जारी रखिए, ये कितना अहम उनकी स्टेटमेंट है? मेरा सवाल यह है कि कितना ये वजन रखता है जब बात सीज फायर की हो रही हो? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जहां तक मेरा विश्लेषण है, ये पूरे सीज फायर 1 महीने के लिए लड़ाई नहीं होगी। पहले 5 दिन ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, ये सब फ्रॉड है, छलावा है। असली बात यह है कि सऊदी अरब जानता है कि आज की तारीख में अगर ईरान को छोड़ दिया आपने, अगर ईरान आज की तारीख में बच गया और डोनाल्ड ट्रंप पीछे चला गया, इजराइल पीछे चला गया, तो आप एक ऐसा वर्जन देखेंगे ईरान का जो 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। वो ईरान जिसका जब मन चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा, जब मन चाहे एरामको पे मिसाइल मारी, जब मन चाहे रियाद को बंद कर दिया, फिर पूरे इलाके की गुंडाई जो है वो ईरान के हाथ में चली जाएगी। और सऊदी अरब बीइंग द लार्जेस्ट मुस्लिम स्टेट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, और जहां पे मक्का और मदीना है और पूरे मुसलमानों का लीडर है आज की तारीख में, वो कहेगा कि साहब फिर मुसलमान देश बोलेंगे कि चलो हम एक काम करते हैं, हम ईरान से अपने रिश्ते और बेहतर करते हैं। सऊदी अरब को ठीक है, हम हज के लिए चले गए, हम हज के लिए चले गए, हम इबादत करने चले गए, लेकिन मसले अपने ठीक करो ईरान के साथ, क्योंकि ईरान हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ईरान के नाखून और दांत दोनों चाहता है सऊदी अरब के टूट जाए। चलिए, अमेरिका और इजराइल का हम जिक्र कर रहे हैं, एक मैप के जरिए भी आप तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ तथ्य आपको दिखाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयर बेस तक पहुंच दी है। अगर हम स्क्रीन के ऊपर भी इस मैप को लेकर आ पाए, कहां है किंग फहद एयर बेस, वो भी देखते हैं इस मैप के जरिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और मैं अपनी टीम को कहूंगा कि अगर हम इस दिखा पाए इस मैप को, थोड़ा सा मेजर गौरव आर्य से भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ लाल सागर नजर आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नजर आता है, ईरान है, सऊदी है। थोड़ा सा समझाइए कि किस तरीके से कहां तक पहुंचोगे। ये देखिए, ये किंग फहद एयरबेस जो है यहां पे, ये आप दिखा रहे हैं यहां पे किंग फहद एयरबेस जी। तो किंग फहद एयरबेस और ये है जद्दा जी। जद्दा जो बहुत बड़ा शहर है सऊदी अरब का, आप सब जानते हैं, रियाद उसकी कैपिटल है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसलिए भी अहम है। ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन के और एयरबेस नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसी एयरबेस को अमेरिकन ने माना था कि बॉस, ये अगर हमें मिल गया, ये अगर एयरबेस मिल गया तो हम ईरान को ठोक सकते हैं आराम से। और इसी एयरबेस की मनाई सऊदी अरब ने करी थी 28 तारीख से पहले जी। जब अमेरिकन ने बोला कि हमें किंग फहद एयरबेस दे दो, सऊदीज ने बोला नहीं, क्योंकि सऊदीज को लग रहा था कि ईरान का पलटवार होगा। आज की तारीख में सऊदी अरब कह रहा है कि हम इनसे परेशान हो गए, ईरान से। आपको चाहिए ना किंग फहद एयरबेस, चाहिए ले लो, उड़ाओ अपने B-2 बॉम्बर्स और तबाह कर दो ईरान को। उन्होंने ताला खोल दिया, बोला टेक इट। लगभग 2385 किलोमीटर तेहरान और फहद का, जहां पे ये पूरा एयरबेस बना हुआ है, उसका डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो यहां से B-2 बॉम्बर जाएंगे और तबाही मचा रहे हैं या मचाएंगे। B-2 बॉम्बर भी जाएंगे यहां से, यहां से इनके F-35 और F-22 भी जाएंगे। और इसी के अंदर कहीं बॉर्डर के अंदर इनकी एक बार रिफ्यूलिंग होगी। ये अपने मिशन ईरान में कैरी आउट करके ये वापस सऊदी अरब की टेरिटरी में आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि 2500 किलोमीटर जाके और 2500 किलोमीटर वापस आके कर ले। उसको बीच में रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी।
दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी B2 है और लॉन्ग डिस्टेंस है साहब, इंटरकॉन्टिनेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक लॉन्च किया गया और ऐसा लगता है कि ये क्लस्टर बॉम्ब है। एक के बाद एक जो है मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये बॉम्ब बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया और अब होंगे जोरदार धमाके। ईरान की तरफ से फिर से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। इस बार टेल अवीव पे फिर से अटैक किया गया।